स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए ध्यान दीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हम लोग देखें, खास पहला सेक्शन देख लें, इनका जीवन परिचय। सामान्यतः क्वेश्चन जीवन परिचय से नहीं होता, फिर भी हम लोग एक बार सुन लेंगे। जीवन परिचय के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचार को हम लोग समझेंगे, या इनके सिद्धांत को समझेंगे, कैसे सिद्धांत को सोच रहे थे, क्या इनका विचार था। और फिर हम लोगों ने देखेंगे, यहां पर देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का कांग्रेस, या सीधे करते हैं राजनीतिक दल के साथ, राजनीतिक दल के साथ कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन। तीनों भाग के बाद आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती कंप्लीट होगा। आज के क्लास में हम लोग लगभग 2 बातें सुनेंगे। कल के क्लास में स्वामी सहजानंद सरस्वती खत्म करेंगे, द्वितीय में आए हुए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, कैसे आपका रहा है चंपारण पर क्वेश्चन और इनसे क्वेश्चन। और तब यहाँ के बाद एक टर्निंग आपका हो जाएगा, जिसमें हम लोग पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात चलेंगे। उसमें शुरुआत से ही चलेंगे आपका 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, असहयोग, सभी ने भारत छोड़ो, एक आध और हम लोग देखेंगे, स्वराज वगैरह का मुद्दा भी देख लेंगे, क्योंकि इस बार गहराई से पढ़ना थोड़ा होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल ही सेक्शन को पूरा देख लेंगे, तो आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसमें अभी हम लोग देखें, सबसे पहले तो देखो स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन है, क्या विचार है, क्यों इनको सिलेबस में स्थान दिया गया, तमाम चीजों को हम लोग समझे। एक सामान्य जीवन परिचय की अगर बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है, बिहार में जन्म नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जगह है गाजीपुर। तो 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता है, पिता का नाम बेनी राय है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो नौरंग राय है। तो देखिए, इनका ओरिजिनल जो नाम है, ओरिजिनल नाम है नौरंग राय, और इनके पिता का नाम क्या है, बेनी राय। अब जो इनके पिता बेनी राय है, इस स्वयं जमींदार है, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखते थे, और इनका घराना एक जमींदार का घराना। बचपन से ही देखे हैं जमींदार की रुतबा क्या होती, किसान को कैसे हड़काया जाता है, कितना शोषण किया जाता है, कैसे पैसा खींचा जाता है, ये सब बचपन से ही देखते रहे। बहुत ही कम उम्र में 1905 में इनका विवाह हो जाता है, यानी 11 साल यहाँ और 5 साल यहाँ, 16 साल में ही इनका विवाह हो। अब 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुए, और 17 वर्ष की अवस्था में विदुर हो गए, पत्नी मर गई। उस समय मृत्यु के कई कारण, रोग वगैरह होते थे, तो इसके कारण देखिए 16 साल में विवाह और 17 साल में पत्नी मर गई। इनकी माता बचपन में ही मर गई, तो माता भी बचपन में डेथ कर गए, पत्नी भी विवाह के बाद ही डेथ कर गई। अब इनको धीरे धीरे सांसारिक जीवन से 16 साल में ही आसक्ति विरक्ति होने लगी। 16 साल में लग रहा है कि दुनिया नश्वर है, मां भी मर गई, पत्नी मर गई, कोई रोक नहीं सकता है। अब ये सब देखते हुए इनके पिता को लगा कि बड़ा दबाव में चल रहे हैं, चिंतन में चल रहे हैं, तो 1907 में दूसरे शादी का प्रोग्राम बना दी। उम्र कमी है, उम्र 16-17 साल है, तो दूसरे शादी का प्रोग्राम हो, और दूसरा शादी का जब सुने तो घर छोड़ के भाग गए। तो बड़ा विचित्र बात है, आजकल लोग शादी के लिए घर से भागते हैं, और इनका शादी ठीक हो रहा है तो भाग गए, बड़ा उल्टा बात। तो ये सांसारिक जीवन से विरक्ति, अध्यात्म की ओर लगाओ, इनके पत्नी और माता की जो मृत्यु है, इनको तोड़ के रख दिया, और इन्होंने इतने कम उम्र में डिसीजन लिया कि हमें अध्यात्म की ओर जोड़ना। और तब इसके बाद घर से भागे तो ये दंडी स्वामी बने, दंडी स्वामी बने। नौरंग राय से सहजानंद सरस्वती, और दंडी स्वामी बनने के बाद स्वामी शब्द लगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। दंडी स्वामी अपने आप में एक बहुत कड़ा चैलेंज वर्क होता है, सभी साधु दंडी स्वामी नहीं बन सकते। इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, घर छोड़ने के बाद पूरा पढ़े। और दंडी स्वामी का मतलब है कि हर समय दंडा धारण करना है। सोचो, डंडा हर समय लेके रखना, दंडी स्वामी अपने साथ डंडा रखते हैं। दूसरा, अब डंडा रखना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का कहीं भी चित्र देखोगे तो कुर्ता पैजामा और सिला हुआ नहीं, धोती है लपेट लीजिए और बाकी गमछी है रख लीजिए, बस हो गया। आपको सिलाना वाला नहीं, उसमें पैकेट विकेट नहीं रहना चाहिए। तो सिला हुआ वस्त्र देखो नहीं जो है पहनना है। इससे भी कठिन क्या है, तो सबसे कठिन कार्य है कि भोजन बनाना नहीं है, मांग के खाना है। ये सबसे टफ काम। दंडी स्वामी का मतलब है कि आपको भोजन कभी नहीं बनाना है, मांग के खाना है, और एक दिन में 7 घर से ज्यादा भी नहीं मांगना। एक दिन में अधिकतम आप 7 घर मांग सकते हो। अगर उतनों में सब भगा दिया कि हटो हटो, तो वो दिन काम खत्म, रेस्ट कीजिए, वो दिन भोजन नहीं करना है, अगला दिन का फिर सोचिए। बाल नहीं रखना है, हर 8 दिन 10 दिन पर सब छिलवा लीजिए, खाली बड़ा एल्टीना टिक रख सकते हैं। अब जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इंद्रियों पर आपके नियंत्रण होना चाहिए, विवाह शादी नहीं करना है। इतना टफ काम क्या कोई साधारण स्वामी करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए इनके नाम के आगे स्वामी शब्द लगा। तो ये दंडी स्वामी घर छोड़ने के बाद इतने तरह की वैरायटी 10-15 साल की कठोर तपस्या के बाद ये बन गए। अब इसके बाद अभी तक ये बहुत फेमस नहीं है, अब इसके बाद ये पूरे भारत भ्रमण में निकले, और उसी क्रम में बिहार आते हैं। और बिहार जब आते हैं तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 17 में स्वामी सहजानंद सरस्वती अभी दंडी स्वामी बनने के फेज में, अभी पूरे रूप से बिहार में नहीं आया है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए चंपारण सत्याग्रह में इनकी कोई योगदान भूमिका नहीं। उस समय चंपारण सत्याग्रह के बाद 1922 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और एक व्यक्ति है शाह मोहम्मद जुबैर, ये दोनों ने मिलकर के मुंगेर में 1922 में किसान सभा का गठन किया। देखो, किसानों की एक अपनी पार्टी पहली बार बिहार में बन रही है, वो है किसान सभा। और किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी बुलाया। अब तुमको इनके विचारों से बड़ा आश्चर्य लगेगा। आश्चर्य क्यों लगेगा? क्योंकि स्वयं जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं और भाषण जमींदारों के खिलाफ देते हैं। ये कहते हैं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। हम बचपन से देखे हैं जमींदार बहुत शोषण करता है। सोचो ऐसा कौन जमींदार होगा जो जमींदार होकर जमींदारी प्रथा को शोषण कर रहा है? रिवर्स इनका थ्योरी। और 22 के बाद इन्हें भी लगा कि किसानों की ये आवाज बननी चाहिए। किसानों की आवाज क्यों बनने की बात हो रही है, जो समझो। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि किसान के जो शोषण करता थे वो अंग्रेज थे, जमींदार थे, साहूकार थे, सामंत थे। ये सब अंग्रेज के अलावे थे जो किसानों के शोषण कर रहे थे। अब किसान जब भी आवाज उठाते थे कि मेरा शोषण अंग्रेज कर रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ हो जाते थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल जाए और कहे कि अंग्रेज 3 कठिया पत्ती कर रहा है, तो एक प्रस्ताव लाके पारित कर। लेकिन जैसे ही कहते थे कि हमारा शोषण जमींदार कर रहा है, हमारा शोषण महाजन कर रहा है, तो उनके मुंह में दही जम जाते थे।
कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बैठक में अधिकांश लोग जमींदार और महाजन ही होते थे। अब देखिए, अधिकांश लोग महाजन और जमींदार ही हैं, तो कांग्रेस जान रही कि कुछ भी बोलेंगे तो ये लोग रुस जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कांग्रेस को फंडिंग चंदा भी यही लोग से आता। इसलिए आपको बताया था कि दरभंगा महाराज के खिलाफ जब आवाज उठाए कौन? विद्यानंद। तो वो भी सोचे कांग्रेस कुछ बोलेगी, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जमींदारों के खिलाफ बोलने की बात थी, तो शांत रह। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग को समझना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इन लोगों के खिलाफ भी टाइट होकर बोल रहे हैं, जबकि इन्हीं घरानों से ताल्लुकात रखते हैं, इसीलिए उनको किसानों की आवाज कहा। किसानों की आवाज है। और ये देखिए, धीरे धीरे स्वामी सहजानंद सरस्वती का 1929 की बात है, 29 में वो सोनपुर मेला पहुंचे, और सोनपुर मेला में जब गए तो देखिए कि काफी संख्या में किसान आए। उस जमाने में एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर हुआ करता था। जिस किसान को अपने बैल बेचने हैं, गाय बेचने हैं, बकरी बेचने हैं, लोग पहुंचते, घोड़ा लेके पहुंचते थे, हाथी लेके पहुंचते थे, और किसानों की ही भीड़ सोनपुर मेला में रहती थी। ये अलग बात है कि 29 से 2023 आते आते ये पशु मेला से थिएटर मेला बन गया। अब वहां पशु नहीं रहता, खाली रंग रंग थिएटर का फोटो नजर आता है। तो अब वहां बैल और एक घोड़ा, हाथी दिखाई नहीं देते। तो अब प्रारूप बदलते रहा, 100 वर्षों में इनका स्थिति खत्म। अब सोनपुर मेला में जब स्वामी सहजानंद सरस्वती गए तो वहां पे किसानों की भीड़ देखे एकदम एनर्जेटिक हुए। किसानों को जब बोले कि जमींदारी एकदम हटना चाहिए, तो किसान एकदम चढ़ाए हुए ताली मार के आप लीड कीजिए हम लोग। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, और प्रांतीय किसान सभा के गठन करने के बाद ये स्वयं इसके अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाए। और यहां से बिहार में एक बढ़िया पार्टी बन गई किसानों का प्रांतीय किसान सभा। इस समय अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतीय किसान सभा किसानों के लिए इतना बढ़िया आवाज उठाया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूरे इंडिया में डिमांड हो रहा। तुमको सबसे बड़ी समस्या बता दी कि उस समय एक ही मेन पार्टी चल रही थी, वो पार्टी कौन थी? कांग्रेस। और कांग्रेस के अधिकांश समर्थक कौन थे? जमींदार। इसलिए शोषक वर्ग जमींदार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। दूसरी एक पार्टी 1917 में रूस की क्रांति के बाद वामपंथी बना था, तो ये इनका कहना था कि सबको जमीन बराबर होना चाहिए। तो इसमें गरीब वर्ग ज्यादा थे, इसमें जमींदार नहीं थे, तो ये एक आवाज उठाते थे। और यहां पर जो देख रहे हो कि एक प्रांतीय किसान सभा, इसमें और जोर से आवाज उठाए। तब यूपी वाले लोग भी कहने लगे कि जन्म यहाँ लिए और खाली बिहार। और सोचो, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में ही प्रांतीय किसान सभा का गठन कर रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम दिन रात रहना कहाँ है? तो बिहार के बिहटा में। बिहटा में अपना आश्रम बनाए हुए, वहीं टेंट प्लान डाले हुए हैं, पूरा क्षेत्र में घूमते हैं, फिर वहीं स्टॉपेज लेते हैं। किसानों को एकदम चार्ज कर रहे हैं, जमींदारों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि तुम्हें कैसे खेती करनी चाहिए, किसान कौन है, क्या चाहिए तुमसे, पूरे समझो रिचार्ज स्टेशन ही। जहां गए पूरे किसान चार्ज, और इनके विचार को समझोगे कि हाँ कितना बढ़िया रिचार्ज स्टेशन है, तो असर होगा। तो इनकी डिमांड पूरे जब इंडिया में होने लगे तो 11 अप्रैल 1936, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट, 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ गए, और लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा, अब ये केवल बिहार के नहीं, पूरे भारत के किसानों का नेतृत्व किए, भारत भर के किसानों की आवाज बनी। ये तो हम लोग देखें, इनका एक सामान्य जीवन परिचय हो गया। हम लोग को जो मतलब मेन है वो है जीवन परिचय। बाकी ये अपने किसानों को जहां से लगा कि उचित होगा, जब तक जीवित रहे 1950 तक किसानों की बात हमेशा रखते रहे। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ? 1889 में अभी हम लोग देखें कि इनका जन्म। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बात बहुत महत्वपूर्ण। अब है स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचार और इनके सिद्धांत, यही मेन आज के क्लास में समझना। इस चीज को जरा ध्यान से सुनिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों को क्या मानते थे, पहले लाइन में ही आप समझ जाओ। इनका कहना था कि सबसे बड़े देवता जो है वो अन्न देवता है, अनाज ही सबसे बड़ा देवता है, और इस अनाज के उत्पादन करता किसान उससे भी बड़ा। तो समझ लो एक लाइन में कि किसान को क्या कह, कि किसान के कह रहा है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? था अन्न भगवान, और तुम अन्न का उत्पादन करने वाला हो भगवानों के भगवान, यानी तुमसे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं। तो सोच लो किसान के लिए कितना बड़ा लाइन है। कभी भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आए तो इसी लाइन से शुरुआत करना कि अन्न ही भगवान है और अन्न के उत्पादन करता किसान उससे भी महान है। ऐसे विचारों के धनी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब तब शुरू होना, आप समझ रहे हैं इनके जो विचार हैं, स्पष्ट विचार से ही आप समझ लो कि इनके किसानों के प्रति क्या स्टेटमेंट। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग समझे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का कहना था कि जो भारतीय किसान की जो कृषि पद्धति वो बहुत ही सुंदर आत्मनिर्भर पद्धति है। ये देखो, इस समय किसान क्या है, जिस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती अभी जो बात चल रही है 1935-36 का, इस समय इंग्लैंड से अंग्रेज खाद बना के लाने लगे थे, जिसको अभी यूरिया देख रहे हैं। पूरा यूरिया की तुम हमेशा देखते हो कि पूरा किल्लत किसान 5-5 घंटा साइकिल लगा के धूप में खड़ा होकर लाइन लगा रखता है। अब देखोगे कई बार पेपर में भी आएगा कि खाद के लिए रोड जाम, खाद के लिए ऐसे लाइन लगा हुआ, किस खाद की कमी, तो किसान ला रहे हैं। इस समय अंग्रेज सबसे पहले वो सब खाद रासायनिक बनाना शुरू की। अंग्रेज को लगा कि नहीं और अच्छा बीज चाहिए, तो अच्छे किस्म के बीज पैकेट वाला ये भी अंग्रेज लाने लगे थे। खेतों में कीड़ा मकोड़ा है तो इसके लिए रासायनिक कीटनाशक पाउडर छीटो और स्प्रे करो, ये सब भी अंग्रेज लाने लगे थे। तो ये सब अंग्रेज ला रहे थे और भारतीय कृषि में सबका समावेश हो रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों को यही कह रहे थे कि सब एकदम मत छू, हमारी जो भारतीय कृषि पद्धति है आत्मनिर्भर पद्धति, हम लोग कृषि के बुआई से लेकर के कटाई तक पूरे आत्मनिर्भर है। हमारी पद्धति उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हमारे किसानों को कहीं कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है। उनको बुआई करने के लिए बीज चाहिए, तो हमारे किसान जैसे ही फसल कटता है वैसे ही बढ़िया किस्म का जो है गेहूं चाल दिए, पतले गेहूं हटा दिए, मोटे मोटे दाना है तो उसको रख लिए और आराम से भूसा में उसको बढ़िया से प्रिजर्व कर लिए, साल भर के लिए सुरक्षित हो गया। और बस जैसे ही फिर बोने का टाइम आया तो निकाल कर होती है। उनको पैकेट वाला बीज की आवश्यकता नहीं। हमारे किसान को जो खाद है, हर किसान बैल रख रहे थे उस समय, तो बस किसान कुछ नहीं करते, वही बैल के गोबर को किनारे रखते और बस वही गोबर किनारे स्टॉक पूरा जमा हो गया, खेती के टाइम में खेत में फेंक दिए और बस आराम से खेत जोत दिए, फर्स्ट क्लास खाद तैयार हो। यही कह रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। सोच लो कि एक बुआई, कटाई, खाद, कीटनाशी सब यहाँ किसानों के खेत में कीड़ा लगा हुआ, तो स्वदेशी तकनीक जानते थे, नीम के पत्ता को पानी में सड़ाए और वही सबका छिड़काव किया, नीम से कीड़ा ऐसे ही भाग गया। ये सब जो तकनीक थे, ये कह रहा है कि इससे किसानों को एकदम हमेशा रोजगार मिला हुआ। कीड़ा है तो अपने से खाद बना रहा है, बीज बना रहा है, अपने से सब चीज सिस्टम कीटनाशी बना रहा है और उससे फसलों की गुणवत्ता बनी हुई। अंग्रेज जिन चीजों को ला रहे थे
इससे कृषि पद्धति पर एक चोट था, इनकी आत्मनिर्भरता को तोड़ रहे थे। अब आज के किसान, यही देखो क्वेश्चन आएगा, वर्तमान समय में किसानों के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचार कितने प्रासंगिक है। एक चीज तो तुमको रेडीमेड लाइन बताया है कि किसी का भी विचार की प्रासंगिकता पूछ कोई नहीं, तो तुम एक लाइन समाचार है, सदाबहार लाइन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती युग पुरुष थे, इनके विचार किसी एक युग के लिए नहीं, हमेशा युगों के लिए प्रासंगिक। चाहे सहजानंद रहे, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे, चाहे लोहिया रहे, चाहे जो रहे, इतना प्रासंगिक ही नहीं रहेंगे तो सिलेबस में क्यों रहेंगे। तो इसीलिए ये सभी युग पुरुष हैं, इनके विचार किसी एक युग के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये चीज तुमको मेन ध्यान रखना है। अब सोचो, स्वामी सहजानंद सरस्वती उसी समय कर रहे हैं कि अंग्रेज जो खाद दे रहा है तो किसान हमारे इससे आत्मनिर्भरता टूटेगा, पैकेट वाला बीज होगा तो आत्मनिर्भरता टूटेगा। और आज तुम इसको देख रहे हो, आज जो लड़के गांव को महसूस करोगे तो देखोगे कि किसान अपनी आत्मनिर्भरता को खो चुके हैं। बैल मान लो नहीं है, ट्रैक्टर से खेत जोते हैं, तो गाय तो रख सकते थे, भैंस रख सकते थे, वो सब हटा करके रेडीमेड दूध ले रहे हैं, या वो भी बंद किए हुए हैं क्योंकि पैसा लगेगा। और उसके लिए दो दिन 3 दिन दौड़ रहे हैं कि यूरिया कैसे मिले, जबकि वही भूसा से उनका गाय खा लेता, और गाय के खाने के बाद उसी के गोबर से उनका आराम से खेत में खाद हो जाते। वो छोड़ करके यूरिया के लिए दिन भर लाइन लग रहा है। बीज की स्थिति इतनी खराब है, पैकेट वाला बीज के फेर में, घर में भूसा है नहीं, तरकेंगे कहां से। और पैकेट वाला बीज जब बोने जाएंगे तो रेट हाई सुनाएगा, तो मालूम चलेगा निम्न किस्म का बीज बोल रहे हैं, उससे बढ़िया घर में रख सकते थे, वो भी नहीं रख रहे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन करेगा तो बोलते उनका टेंशन हो। तो ये सब सहजानंद सरस्वती उसी समय चोट किए हुए हैं, जो आज भी देखने को मिल रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वामी सहजानंद सरस्वती कहते हैं किसानों को कि किसानों को यह समझना होगा कि भूमि हमारी माता है, इसी से अन्न का उत्पादन होता है, और भूमि से किसानों को भावनात्मक लगाव जोड़ना चाहिए। भावनात्मक लगाव, तुमको लगे कि हमारे कलेजा का टुकड़ा है ये भूमि, इतने भाव से तुम्हें जुड़ना होगा। और कृषि कार्य करने में किसानों को गर्व महसूस होना चाहिए, किसी से कम नहीं समझना है। देखो ठीक आजकल उल्टा हो गया, आजकल गांव के किसान कृषि कार्य करने में गर्व की जगह शर्म महसूस करते हैं। वो दिन भर देवी स्थान में ताश खेल लेगा, लेकिन खेती नहीं करेगा, बटैया लगाएगा और शान से बोलेगा कि हम खेती करते हैं, सब लगा देते हैं। ऐसे बोलेगा, लगेगा कि बस दरभंगा महाराज के बाद इन्हीं की बारी है, बस समझ। जबकि वो खुद से उस खेती को करता है, तो उस खेती से उसकी भावनात्मक लगाव होता है। और यही कारण, जब कोई व्यक्ति खेती को बटैया लगाएगा, स्वयं बाहर जाएगा, भूमि पर कभी खेती नहीं करेगा, खेत अपना देखने ही नहीं जाएगा, तो उस भूमि से उसका कभी भाव लग ही नहीं सकता है। और वैसे भूमि से वो व्यक्ति धीरे धीरे भूमिहीन हो जाता है, क्योंकि उसको भूमि बेचने में कोई तरह का चिंता फिक्र नहीं। जो किसान अपने खेत में डेली जा रहा है, वहीं आरी पर बैठ रहा है, अपने से खेती कर रहा है, उसको कुछ भी हो जाएगा तो वो बेच नहीं सकता, क्योंकि वहां डेली जाता है। और जो बटैया लगा के दिन भर बैठा हुआ है, तो वो कुछ भी होगा तो बहाना खोजेगा कि शहर में वो जमीन लेंगे, बेच दो कोना। और जहां कोना हटाना शुरू कर दिया, वो सब साफ होना शुरू हो जाएगा। यही सहजानंद सरस्वती देखो उस जमाने में, तुमको अभी हम बताया कि किसानों के रिचार्ज स्टेशन, गांव में जाके किसान को समझाते थे क्या पद्धति रखना है, क्या करना है। अब बताओ, सहजानंद जैसे व्यक्ति अगर किसानों को चार्ज करेंगे तो क्या किसान जल्दी खेत बेचेंगे? नहीं बेचे। उन्हें लगेगा कि नहीं, भूमि हमारी माता के समान है, माता को ही हम कैसे बेच दें। वो अंतिम विकल्प के रूप में रखा जा सकता है। इसमें भूमि के साथ प्रतिदिन जाना, भावनात्मक लगाव करना, खेती करने में स्वयं को गर्व महसूस करना, ये सभी इनके देखो प्रमुख विचार रहा है। अगर हम लोग देखें सहजानंद सरस्वती के इंपॉर्टेंट विचार क्या है, तो बिहार में या भारत में कृषि की जो पद्धति चल रही, इसमें भूमि वितरण को भी एक मानते हैं कि यह भूमि वितरण जो हमारे यहाँ है, ये भी सही नहीं। उनका मानना है कि मुट्ठी भर कुछ लोगों के पास ही अधिकांश भूमि का संकेंद्रण है, और अधिकांश ज्यादातर किसान भूमिहीन है। तुम आज भी किसी गांव में जाओगे तो बस गांव के 8 आदमी तक के नाम आएगा जिनका कई बीघा में जमीन हो, 9वां के नाम आते ही उनके बेटा को कट्ठा में आने लगे। तो बताओ, मुट्ठी भर कुछ लोगों के हाथ में पूरे भूमि का संकेंद्रण, और बाकी अधिकांश व्यक्ति बेचारे भूमिहीन है। तो सहजानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं, ये व्यवस्था जो हमारी भूमि का वितरण है, यह भी कृषि पद्धति का एक दोष है, और सरकार को चाहिए कि दोष को समाप्त करे, सभी के बीच भूमि का वितरण होना चाहिए। देखो इनका कितना बढ़िया विचार। अगर इन्होंने बकास्त भूमि के लिए भी आवाज उठाए, किसानों के हक दिलाने की बात की। बकास्त भूमि समझते हो क्या होता है? बकास्त भूमि बताओ, बकास्त भूमि मतलब? हाँ शांति रखिए, बोलिए। सरकारी भूमि होता है, दस्तावेज, वेरी गुड। देखिए, बकास्त भूमि का मतलब होता है किसानों की वैसी भूमि जिस पर किसानों का अधिकार तो है, परंतु सरकारी रिकॉर्ड में उस किसान का नाम नहीं, वैसे भूमि को बकास्त भूमि कहते हैं। उस समय इसकी समस्या सबसे ज्यादा। आज भी तुम गांव में कई किसानों को सुनोगे कि बेचना तो है जमीन, लेकिन रसीदें नहीं कट रहा, तो कहना गुड, आपकी भूमि बकास्त भूमि। अधिकार में भूमि हो, वास्तविक रूप से स्वामी वही हो, परंतु सरकार के रिकॉर्ड में उसका नाम न हो, तो वैसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? बकास्त भूमि। अब बकास्त भूमि होने के कारण किसानों को बहुत समस्या थी। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती बकास्त भूमि को भी किसानों के पक्ष में करने के लिए इन्होंने किसानों का ही जोरदार पक्ष लिया, सपोर्ट किया। अब हम लोग एक आधो पॉइंट और चल दे, तो आप इतना से स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचार को समझ गया। अब किसान के लिए करेंगे क्या, वही मेन स्टेप हो। कैसे कांग्रेस के साथ क्या करेंगे, वामपंथ के साथ क्या करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या करेंगे, अंतिम तक इनका क्या कोशिश होगा। हम लोग जो अभी देख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा, क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम ही नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा दे दे, अखिल भारतीय किसान सभा और कांग्रेस के बीच किन किन बिंदुओं पर जो है सहमति और असहमति के बिंदु थे, स्पष्ट करी। दोनों का कंपैरिजन करने के लिए आपको सीधा सीधा दे दे। तो जैसे ही देखना अखिल भारतीय किसान सभा, मुस्कुराना कि आ गए अन्न ही देवता है, और अन्न के उत्पादन करता किसान उससे भी महान, तो ये स्टेटमेंट सीधा स्वामी सहजानंद सरस्वती का आ जाएगा। अब हम लोग देखें इनकी बात एक हम और कर लें, किसानों के पक्ष में इन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया बात कही। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या कहना था वो ध्यान दीजिए। इनका कहना है कि किसान कभी यह इंपॉर्टेंट नहीं रखो कि उत्पादन कितना हो रहा है, इसके फेर में नहीं रहो, तुम इसके फेर में रहो कितना गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन हो रहा है। खाना तुम्हें तो केवल उत्पादन के बढ़ाने की होड़ में नहीं रहो, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी पर ध्यान दो। देखो वर्तमान समय में इनकी हर बात प्रासंगिक। आज के समय में किसान खेत लगातार जो बेच रहे हैं, भूमिहीन होते जा रहे हैं, ये विचार पहले ही थी। आज के डेट में जो खादों की किल्लत देख रहे हैं, बीजों की समस्या देख रहे हैं, वो सब इन्हीं का दिन है कि पहले ही विचार दिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज के किसान इसी के फेर में लगे रहते हैं। एक कट्ठा में कितना, भले क्वालिटी कुछ रहे, क्वालिटी से मतलब नहीं है, और ये कह रहे हैं कि यही देखो, ये मत देखो। यही कारण तुम देख रहे हो कि पहले बासमती चावल बन रहा है तो 2-4 मकान तक लोग कहता था कि ना धमाधम। आजकल तो घी भी नहीं गंध देना बंद कर दिया, घी का भी सुगंध बंद हो गया। पहले तो सोचो चावल और गोभी की भी सब्जी बनती थी तो 2-4 मकान तक चले जाते थे कि हाँ बन रहा है इनके यहाँ, और आजकल घी भी देख रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि बस रूम में घुसेंगे तो कहेंगे घी है, मोहल्ला में वो भी घूमना बंद कर दी। तो ये भी समझ लीजिए, यही गुणवत्ता
गुणवत्ता पर ध्यान दें। और एक पॉइंट और इनका चले, जमींदार परिवार के घरानों से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की वकालत किए। उन्मूलन की बात की, उन्मूलन मींस जड़ से खत्म करो, जमींदारों के शोषण के खिलाफ है और एक किसानों की आवाज है। तो इतनी बात हम समझते हैं कि आराम से परीक्षा में अगर आ जाए सहजानंद सरस्वती तो क्या कलम नहीं चलेगा तुम्हारा? अब अभी लिखा देंगे, विचार तक हो गया, कल इनके बारे में सुन के फिर क्वेश्चन सब देखोगे तो कल लगने लगेगा कि यहां तक सेक्शन खत्म हो गया। तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम एक साथ लाएंगे, फिर उसके बाद पूरा का पूरा सिर्फ थाउट चिंतन रह जाएगा आपका। लिख दीजिए। हाँ, जमींदार और सामंत पहले, जैसे सामंत पहले थे, सामंत का मतलब हो गया सामंत पहले थे अंग्रेज, उन्हीं सामंतों में से किसी को चुनकर जमींदार बना। तो जो सामंत थे वो लोग भी अमीर अमीर थे, तो एक आदमी जमींदार बना, लेकिन सामंत भी पहले से ही नेचर चला आ रहा है। हमको हुजूर कहो, चप्पल खोल के आओ, ऐसे करो, तो लोग भी नेचर उस टाइप का ट्रेंड चला रहा था। तो उस ट्रेंड का तुम कई लोग दाम सुनोगे कि हमारे बाबा के सामने अभी भी लोग को नहीं बैठता था, पर बाबा के सामने वही लोग हैं, नहीं बैठता था तो बहुत बड़ा की बात है, क्यों नहीं बैठेगा? तो ये वही कह रहा है कि क्यों नहीं बैठेगा? अभी मानो है, वो भी मानो, मानो मानो एक समान होना चाहिए। तो ये केवल आर्थिक आधार पर क्यों अंतर है? ये चीज का ये लोग वकालत करने वाले व्यक्ति है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए। तो सहजानंद सरस्वती के बारे में नोट किया जाए और उसमें सुन लीजिए। अभी आज इसको यहाँ तक लिखा देंगे, कल के क्लास में हम लोग इनको पूरा कंप्लीट करके क्वेश्चन भी इनका देख लेंगे। और तब इस बार के बैच में हम चाह रहे हैं कि थोड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डिटेल पढ़ा दें, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन का जो टेंडेंसी, उससे ऐसी संभावना है कि कोई क्वेश्चन बीच से निकल के आ सकता है। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पिछले से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे, उसमें 8-10 क्लास लेंगे हम, मिजाज से जिससे कि पूरे सेक्शन को हम कवर कर ले, और तब केवल चिंतन थाउट की बात रहे, आराम से अंतिम लास्ट उससे कर लेंगे। तो चलिए इसमें लिखा जाए जीवन परिचय में। कल के लिए तो आप लोग का क्लास जो है, इसमें कल दीपक सर का क्लास है, कल दीपक सर यहाँ आएंगे तो टिकट कर दिया गया उनका, तो कल दीपक सर ऑफलाइन आपके बीच रहेंगे। तो कल उनका क्लास हमको लगता है कि इसमें 10 से लेकर 4 बजे तक कर देते हैं लगातार। 4 बजे फिर हम आ जाएंगे, क्या सही है ना जी? अभी तो गैप लेते रहना, हमारे यहाँ तो मिजाज से पढ़ लो, ठीक है ना? परसों जो है उनका फिर यही टाइम रख देंगे, परसों भी 10 से 4 मिजाज से रख लीजिए, सही है? तो इसमें कल और परसों ऐसा रह जाएगा, और फिर तरसों फिर हम सोच रहे हैं कि आपका हम भी मॉर्निंग आ जाए, छठ वाला शाम का रहेगा, तो हम भी सुबह में आ जाए, और तरसों हम भी थोड़ा डीआई को धर के ठीक ठाक कर दें, और डीआई का जो है पूरा सेक्शन ही परसों हम सोच रहे हैं कि बार डायग्राम खत्म ही कर देंगे, और उसमें आपका वही 8-9 से परसों हम आ जाएंगे, ठीक है ना? तो सुबह सुबह हम भी रहेंगे, तो आपका कल परसों तरसों थोड़ा मिजाज से क्लास हो जाएगा, बस उसके बाद लोड फिर ठीक हो जाएगा। चलिए लिखिए, छुट्टी उट्टी नहीं किसी दिन दे रहा है, ठीक है ना? छुट्टी उट्टी कोई दिन नहीं, छुट्टी किसी दिन नहीं है। शाम वाला रहेगा तो सुबह पढ़ा देंगे, सुबह करेगा तो शाम पढ़ा देंगे, तुम लोग घूमना तो मजा घूमो, ठीक है ना? तो इसीलिए क्लासेस लेकिन सब होते चला जाएगा। चलिए लिख दीजिए नीचे जीवन परिचय, नीचे लिख दीजिए जन्म 22 फरवरी 1889, जन्म 22 फरवरी 1889, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। इस ऑनलाइन टाइप नहीं कर देते, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। मूल नाम नौरंग राय, नौरंग राय। पिता बेनी राय, पिता बेनी राय। लिख दीजिए 1905 में विवाह, 6 में पत्नी की मृत्यु, 1906 में पत्नी की मृत्यु। नीचे माता की मृत्यु और पत्नी की मृत्यु, माता और पत्नी की मृत्यु, बार बार मृत्यु मृत्यु दोबारा नहीं लिखो, माता और पत्नी की मृत्यु से सांसारिक जीवन से अलगाव हुआ, सांसारिक जीवन से अलगाव हुआ, सांसारिक जीवन से अलगाव हुआ। 1907 में गृह त्याग किए, 1907 में गृह त्याग किए, 1907 में गृह त्याग किए। नीचे डैश तक लिख दीजिए। कठोर नियमों का पालन करते हुए दंडी स्वामी बने, कठोर नियमों का पालन करते हुए दंडी स्वामी बने, दंडी स्वामी बने। हाँ, जीवन ही दंडी स्वामी रहे। 1950 में भी दंडी स्वामी के रूप में ही मृत्यु हुई इनकी। आप नेट पर सर्च करोगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, वो डंडा धारण किए हुए, बाल हटा हुआ, कोई सिला हुआ वस्त्र होगा क्या? नहीं, उनका धोती जैसा नीचे पानी, गमछी जैसा रख लीजिए, सीधा पगड़ी बांध लीजिए, मतलब जो भी है, सिला हुआ वस्त्र नहीं होगा। क्या बाल रहेगा? नहीं रहेगा। तो बाल भी इनके नहीं रहेंगे, डंडा धारण किए रहेंगे। तो ये सभी भोजन क्या दंडी स्वामी बनाएंगे? नहीं, ये स्वामी घर घर घूम लेना है, जिनके आगे आइए स्वामी जी, आइए बैठिए खाइए, तो बस वैसे ही मारना है, आपने बनाना नहीं। बस वाली अगर वो भी साथ घर में गइए, अगर कुछ नहीं कोई बोल रहा है, खाना नहीं पूछा, तो दिन आराम कीजिए, अगला दिन सोचिए, समझ ना? तो ये सब थोड़ा टाइट नियम, तो हम लोग को सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, कठोर नियम हो गया, दंडी स्वामी के अंतर्गत सही होगा। नीचे टेस्ट लिख दीजिए। 1922 में, 1922 में मुंगेर में, मुंगेर में, मुंगेर में देखिए, इनको आप देख लीजिए, यही दंडी स्वामी है। तो दंडी स्वामी के रूप में इनका जो चित्र देख रहे हैं, क्या बाल है? नहीं है। हमेशा डंडा का धारण हमेशा करना, बैठे भी रहना है तो डंडा रहना है, ठीक है ना? तो बाकी कहीं चल रहा है तो भी लेके आपको चलना है। शरीर पर वस्त्र भी है तो आपको सिर्फ गमछी वगैरह रखना है, सिला हुआ वस्त्र कहीं यूज नहीं करना है। तो ये इसीलिए इनका जो देख रहे होंगे, यही वस्त्र के रूप में पूरे चारों तरफ घूमे। तो इनका अब सोचो, इस भेष में है, जबकि जमींदार घर से, अब तब वेशभूषा देख लीजिए क्या है, और जमींदार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। ये सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दें, आपको बीच में दिखा लिया, कई लोग का इच्छा था कि देखिए इनको। 1922 में मुंगेर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने, और शाह मोहम्मद जुबैर ने, शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया, शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया, किसान सभा का गठन किया। नीचे टेस्ट लिख लीजिए।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में 1929 में सोनपुर मेला में इन्वर्टेड कॉमा में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जिसमें वे स्वयं अध्यक्ष हुए और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। नीचे देखिए, स्वामी जी का आश्रम बिहार के बिहटा ब्रैकेट में पटना में स्थापित हुआ। बिहटा ब्रैकेट में पटना में बना। नीचे डैश देखिए, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। नीचे देखिए, 1950 में इनकी मृत्यु हुई। बोलिए, वही बिहार प्रांतीय किसान सभा सोनपुर मेला वाला। प्रांत में राज्य होता है तो बिहार प्रांतीय किसान सभा है। चलिए अब हम लोग मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। अभी जो हमने लिखाया वो डैश दे के लिखाया, किस लिए? कोई एक लाइन प्रश्नों की टेंडेंसी के अनुसार से यूज हो सकता है। सामान्यतः तुम्हें क्वेश्चन देगा सहजानंद सरस्वती के विचारों पर प्रकाश डाले, बिहार के किसी आंदोलन में इनके योगदान को लिखे, तो सब नौरंगनाय करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, क्वेश्चन देगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन परिचय पर प्रकाश डाले और वे बिहार के किसी आंदोलन में किस प्रकार सहायक रहे, तो जीवन परिचय पर प्रकाश डालने में वो सब पॉइंट्स आ जाए। कब यूज करना है तो बात समझ, सामान्यतः यूज नहीं करना। अब कई लड़का क्या आता है कि बिहार में इनके योगदान शुरू करा पिता बेनी राय थे। तो भाई पिता से क्या लेना देना जी, इसे बिहार से योगदान से क्या मतलब? तो इसीलिए वो सब चीज तब चल रहा जब जीवन परिचय की बात होगी। हाँ, अब इसमें भारत के किसान की बात होगी तो एक लाइन वहां से खिंचाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। किसानों के अब दे देगा तुमको कि बताओ बिहार में किसानों के संगठन और उनके आंदोलन पर प्रकाश डाल। तो क्वेश्चन में देखो कितना टर्निंग है, बिहार में किसानों के संगठन, तो यहाँ पे सीधे इसलिए श्री कृष्ण सिंह का भी लिखा है, किसान सभा 1922 वाला 29 वाला भी लिखा है, सब किसानों का संगठन है। और किसान आंदोलन की बात करेगा तो चंपारण भी लिखना है और इनको भी लिखना, क्योंकि चंपारण भी तो बिहार का किसान आंदोलन है। तो दोनों ही आपका चलेगा उसमें, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या टेंडेंसी बन रहा है। तो अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात अब लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचार पब्लिक सिद्धांत। स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचार पब्लिक सिद्धांत। विचार पब्लिक सिद्धांत, ध्यान दीजिए, सभी को खूब बढ़िया से सुनना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के क्या विचार थे, क्या सिद्धांत थे, एक बार तेजी में ध्यान दें। पहला नंबर तो आप देख रहे हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान को भगवान से भी ऊपर मानते थे। इनका यह मानना था कि अन्न ही भगवान है और अन्न के उत्पादन करता किसान उनसे भी महान। बोलो, इन्वर्टेड कॉमा लाइन तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर आएगा कि वे भारतीय किसानों के कृषि पद्धति को आत्मनिर्भर समझते थे, आत्मनिर्भर मानते थे और इसमें किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का वे विरोध कर रहे थे। उनका यह मानना था कि कृषि के बुआई से लेकर कटाई तक किसान आत्मनिर्भर रहे, वे किसी पर निर्भर न हो। और इसके लिए वे अंग्रेजों की ओर से आने वाला रासायनिक खाद, पैकेट बीज, रासायनिक कीटनाशी को न केवल किसानों के और खेती के लिए अहितकर माने, बल्कि वे कृषि के आत्मनिर्भरता को तोड़ने वाला इसे बात, किसी किसानों की आत्मनिर्भरता टूटेगा, ब्रेक करे। तो ये सभी दूसरा पॉइंट्स में आपका आ जाएगा। तीसरा, किसानों को भूमि के साथ वे भावनात्मक लगाव के पश्चात, उनका मानना था कि किसान भूमि को अपनी माता माने, वे कृषि कार्य करने में गर्व महसूस करें, शर्म नहीं, गर्व महसूस करें कि हम खेती कार्य से कर रहे हैं। और यही नहीं होने से व्यक्ति धीरे धीरे भूमिहीन कृषक मजदूर के रूप में तब्दील होते चला जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स लिखते जाए, नीचे लिख दीजिए, डैश देके लिखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों को सबसे बड़ा मानते थे। किसानों को सबसे बड़ा मानते थे, सबसे बड़ा मानते थे। उनका यह मानना था कि इन्वर्टेड कॉमा में अन्न ही भगवान है, अन्न ही भगवान है और अन्न के उत्पादन करता किसान भगवान से भी महान है, भगवान से भी महान है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, नीचे डैश लिखिए, वे भारतीय कृषि पद्धति को आत्मनिर्भर मानते थे। भारतीय कृषि पद्धति को आत्मनिर्भर मानते थे। निशा भारती का चिंता है कि ठंडा में स्वामी जी कैसे रहते थे। कोई बात नहीं, ठंडा में भी कंबल ऊपर से रख लेते थे, कंबल ओढ़ लेते थे,
सिला हुआ नहीं, वस्त्र नहीं पहनना है, कम्बल ओढ़ सकना है, सॉल ओढ़ना है, ये नहीं समझना कि ठंडा में वो इसी डंडा लेकर आते थे, ये नहीं समझना, वो फोटो गर्मी के दिन का फोटो था। चलिए लिखिए, हाँ, सिर्फ सिला हुआ वस्त्र नहीं है, बाकी कम्बल ओढ़ना, सदर ओढ़ना, वो सब करना है रंडी स्वामी। चलिए लिखिए, वे भारतीय कृषि पद्धति को आत्मनिर्भर मानते थे। इसमें किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को अनुचित समझते थे, अनुचित समझते थे, अनुचित समझते थे, अनुचित समझते थे। उनका यह मानना था कि भारतीय किसान कृषि कार्य में बुआई से लेकर कटाई तक किसी पर निर्भर न रहें, बीज भंडारण, कीटनाशक निर्माण की स्वदेशी तकनीक, जैविक खाद के वे स्वयं निर्माता बने, अंग्रेजों के द्वारा लाए जाने वाले रासायनिक कीटनाशी, पैकेट बंद बीज को उन्होंने न केवल फसलों की गुणवत्ता ह्रास करने वाला बताया, बल्कि किसानों के आत्मनिर्भरता को तोड़ने वाला बताया, बताओ, ये पूरे सिस्टम क्लियर हुआ ना सबका? क्या उच्चार है, ये बात पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला नंबर लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, चलो ध्यान दीजिए। अब यहां से हम लोग चलेंगे किसान भूमि के साथ भावनात्मक लगाव से जुड़े भूमि वितरण, विकास, भूमि उत्पादकता, जमींदारी उन्मूलन, एक साथ भी लिखेंगे। अगले दिन आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी डीआई पे आ जाएंगे, तो कल डीआई नहीं हुआ, आज भी पढ़ लीजिएगा। तो डीआई भी फटाफट निकालना जरूरी है। संडे तक